दोस्तों आप देख रहे हैं कि FIIs रेगुलरली स्टॉक मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर स्क्रीन पर आर्टिकल देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स का, तो आपको दिखेगा कि FII ने $1 बिलियन की सेलिंग कर दी है 3 मेजर सेक्टर्स में। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? वेल, अगर आपके इन सेक्टर्स में स्टॉक्स हैं तो आपको पहले ही पता होगा। सेक्टर्स हैं ऑयल एंड गैस, दूसरा है ऑटो और तीसरा है FMCG। गिरते हुए मार्केट में FMCG अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब वो गिरते नहीं है ज़्यादा। बट इस बार हम क्या देख रहे हैं, FMCG गिरता जा रहा है। अगर आप FMCG के स्टॉक्स की बात करोगे, एग्जाम्पल मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की बात करता हूँ, तो ये एक डिफेंसिव स्टॉक समझा जाता था कि भाई ये जो स्टॉक है ये इतना गिरेगा नहीं। बट ईयर टू डेट के अंदर ये स्टॉक लगभग 12% गिर चुका है। ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक जो हर घर में यूज हो रहा था ये भी गिर रहा है। रीजन मैंने आपको दिखा दिया कि भाई FIIs सेल कर रहे हैं। अब यहां पर आपको दिखेगा कि FIIs एक्चुअल में खरीद क्या रहे हैं और वो बेच क्या रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि FIIs हमेशा बेच रहे होते हैं, वो कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज और IT के अंदर आपको दिख रहा है कि FIIs अभी नेट सेलिंग की जगह नेट बाइंग कर रहे हैं। बट यहाँ पर ना FMCG का नाम है, ना ऑटो का नाम है, ना यहाँ पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का नाम है। वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा FMCG, ऑटो एंड ऑयल एंड गैस में जो FIIs हैं वो नेट सेलर्स हैं। और यहाँ पर ऑटो के अंदर तो नवंबर में भी और दिसंबर में भी, सो नवंबर के लास्ट 15 दिन और दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज में आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर और ऑटो सेक्टर में क्लियरली नेट सेलिंग दिखी है। तो ये जो नेट सेलिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? FII बेच क्यों रहे हैं? यहाँ पर जो आर्टिकल का नाम है वही पढ़ लो कि भाई कौन डरा रहा है बिग मनी को। सो वो डरा रहा है ये चाइना। अब चाइना डरा नहीं रहा, चाइना कर क्या रहा है इसे समझते हैं। ये देखो, ये है हमारा चाइना का SSE कॉम्पोजिट इंडेक्स। जैसे हमारे यहाँ पर निफ्टी 50 है, वहाँ पर SSE होता है। सो SSE बोलो या हांगकांग का इंडेक्स बोलो, हैंगसेंग, सो ये चाइना के इंडेक्स है। अब अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में इस बाजार ने कुछ भी खास रिटर्न्स नहीं दिए। अगर मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊं तो जो भी ग्रोथ आई है वो पिछले 6 महीने के अंदर आई है। ये 6 महीने के अंदर जो आप 12% का इजाफा देख रहे हो और वो आप सीधा देख रहे हो ये 20 सितंबर के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना का जो मार्केट है ये 23 सितंबर से कॉन्टिन्यूसली रैली कर रहा है। हुआ क्या? जब डोनाल्ड ट्रंप फाइनलाइज हो गए कि ये बनेंगे US के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने एक बात बोली कि हम टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर। And now moving to China, several American companies are planning to shift their production out of China. Republican threatened to impose 60 to 100% tariffs on goods imported from China. They tax us, we tax them. And they tax us, almost in all cases, they're taxing us, and we haven't been taxing them. टैरिफ लगाएंगे मतलब जो भी सामान चाइना से अमेरिका आ रहा है उस पे 60% की इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा देंगे। अब ये चाइना के लिए कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। सोचो अगर यही चीज़ वो इंडिया के लिए बोलते, ऐसा नहीं उन्होंने बोला नहीं है, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बोला है। बट अगर वो 60% इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंडिया से जो गुड्स US जा रहे हैं, या जैसे कि हमारी IT सेक्टर है वो US के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसके ऊपर भी टैरिफ बढ़ गया तो होगा क्या? ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे कंपनीज के लिए और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि यही कंपनीज लिस्टेड है। ऑल्दो इंडिया के ऊपर भी ये बोला है कि चाइना पर 60% स्पेसिफिकली और बाकी सारे देशों पर लगभग 20% से टैरिफ बढ़ाया जाएगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। And here in the United States, incoming President Donald Trump has accused India of charging high tariffs on the import of certain American products. नेगेटिव इंडिया के लिए भी है, बट चाइना को स्पेसिफिकली टारगेट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि 60% टैरिफ बढ़ाएंगे। तो अब ऐसे में चाइना करे तो करे क्या? चाइना ने बोला अच्छा जी तुम टैरिफ बढ़ाओगे। 2 दिन बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हम दे रहे हैं $1.4 ट्रिलियन का स्टिमुलस। 1.4 ट्रिलियन। और ये देखो FPI इन्फ्लोज के लिए। अब ये इंडिया के लिए इम्पैक्ट क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। FPI का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो FPIs के लिए जब स्टिमुलस आ गया तो क्या हुआ कि सारा का सारा पैसा जाने लग गया चाइना। बट ये गया कहाँ से? ये गया 2 जगह से। सारा पैसा इंडिया से नहीं निकला, हाँ इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा ज़रूर निकला है। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली निफ्टी दिखाता हूँ।
तो निफ्टी अपने टॉप से, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, लगभग 11% गिर गई थी। इस वक्त भी लगभग 10% अपने टॉप से निफ्टी डाउन चल रहा है। बट निफ्टी जो है 10% गिरा है, ये किन कारणों से गिरा है? क्योंकि आपको पता लगा एफएमसीजी से पैसा निकला, ऑटो से पैसा निकला, ऑयल एंड गैस से पैसा निकला, और एफआईआईज ने जो ये सेलिंग करी, ये $1 बिलियन की जो सेलिंग करी, ये पैसा डेफिनेटली चाइना के मार्केट्स में गया। पॉइंट नंबर 2, जापान में आपको बहुत सस्ते में लोन मिल जाता है, तो जापान से ये लोग पैसा उठा रहे हैं और ऐसी मार्केट्स में लगा रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि यहां पर ग्रोथ मिल सकती है। उसमें एक आंसर तो चाइना है, और दूसरा आपको नैस्डैक और जो S&P है ये अभी हाल ही में गिरता हुआ दिखा है, बट अगर ओवरऑल देखोगे 6 महीने में तो ये भी भाग रहा था। ये जो डिप आई है ये अभी तो वो पॉवल साहब के कहने पर आई है, इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात करी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में क्रैश के रीजंस क्या है। बट अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं कि हाय यार ये तो क्रैश शुरू हो गया, क्रैश हो गया, एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी बात करी थी कि निफ्टी और ज्यादा भी गिर सकता है। रीजंस है वो लास्ट वीडियो में हमने बताए थे। बट आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, अब मैं पहले इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर आपको अपना रिस्क पता है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, तो मैं आज इन्वेस्टर्स की बात करने वाला हूँ। ये मेरी ना लाइन नोट कर लेना कहीं, अगर कोई चीज़ अनलिमिटेड बढ़ सकती है ना तो उसके गिरने पे ना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। अनलिमिटेड बढ़ सकती है, इसका मतलब क्या है? ये जो निफ्टी है ना ये बढ़ ही रही है, ये जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से बढ़ती ही जा रही है। तो कभी ये 5,000 के आसपास भी होती थी और आज ये 25,000 के ऊपर भी निकल गई। तो अगर आज आप देखते हो कि निफ्टी 23,000 24,000 के आंकड़े के आसपास खड़ी है और आप डर रहे हो, तो सोचो अगर किसी ने 5,000 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या वो आज डर रहा होगा? आप कहोगे नहीं, आप डर रहे हो क्योंकि आपने शायद 25-26,000 के लेवल पर जाके निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। बट व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन? निफ्टी कहाँ जा सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए बाजार करेक्ट हो सकते हैं। अभी है क्या नेगेटिव, क्या क्या इंडिया के लिए, आगे ये भी समझ लो। आरबीआई की पॉलिसी आएगी फरवरी में, आरबीआई रेट कट करेगा नहीं करेगा, क्या करने वाला है वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, बीजेपी सरकार बजट लेकर आएंगी। अच्छा, बीजेपी सरकार जो इस बार बजट लेके आएंगी, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो, अगर आप देखना चाहो तो मैं कुछ दिखाता हूँ डेटा। तो अगर आप निफ्टी की सीजनैलिटी देखोगे तो वो जनवरी और फरवरी की नेगेटिव होती है। ये फेब की नेगेटिव क्यों होती है, इसका एक रीज़न क्या होता है, और जनवरी में नेगेटिव क्यों होती है, इसका रीज़न क्या होता है? इसका पहला रीज़न क्या होता है कि हर बार बजट फरवरी में आता है। जब बजट फरवरी में आता है तो पहली बात तो बाजार एंटिसिपेट करता है कि बजट में क्या आ सकता है, क्योंकि बजट के आने से कई सारे सेक्टर ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो पहली बात तो एंटिसिपेशन में रहता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब बजट आ जाता है तो वो न्यूज़ डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो वहां पर भी नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं कि बजट अगर अच्छा नहीं आया तो मार्केट्स आपको 7-7% तक गिरती हुई दिखती हैं। अब यहाँ पर आपको फरवरी में 6% बढ़ी हुई क्यों दिखी? देखो, कोई भी सरकार के जब आखिरी वाले 2 जो बजट्स होते हैं, देखो कोई भी सरकार 5 साल के लिए आती है, जब सरकार 5 साल के लिए आती है तो 5 बजट वो लेकर आती है। तो जनरली ये मतलब मेरा लॉजिक है, अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, कि जब भी खासकर बीजेपी गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में बजट लाती है तो वो अच्छा नहीं लाती, और जब वो एंड में जा रही होती है तो वो लोगों को खुश करती है, इसलिए अच्छा बजट लेकर आती है। जब बजट अच्छा आता है तो मार्केट ऊपर जाती है, जब बजट बेकार आता है तो मार्केट नीचे जाती है। अब हम ये बोल नहीं सकते कि बजट कैसा आएगा, ठीक है, एंटिसिपेट करना भी बेकार की बात है। बट यस, क्योंकि बाजार एंटिसिपेट करता है तो जनवरी ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, फरवरी इसके अंदर बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मार्च जनरली पॉजिटिव होते हैं क्योंकि तब बजट की न्यूज़ निकल चुकी होती है, मार्केट वो सारी न्यूज़ को कंज्यूम कर चुकी होती है, और उसके बाद मार्च से आपको दोबारा से पॉजिटिव दिखता है मार्केट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एवरेज सीजनैलिटी, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मार्केट है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज के अंदर हमें ये दिखता है कि जनवरी फरवरी थोड़े से नेगेटिव होते हैं, ऑल्दो बाकी मंथ्स की एवरेज नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट्स अगर आप नीचे देखोगे तो ये ईयरली रिटर्न्स है, हर साल क्या रिटर्न दिया। अब 2023 में मार्केट ने 20% रिटर्न दे दिया था, और 24 के अंदर अभी बाजार के गिरने के बावजूद भी मार्केट आपको लगभग 8% की रिटर्न दे रहा है। तो मार्केट ऑन एन एवरेज आपको 12% की रिटर्न देता है, बट ऐसे कई साल होते हैं कि जैसे सही सीधा 23% की रिटर्न दे दी, अगले साल लगभग 3% की रिटर्न आई, अगर यहाँ पर 28% की रिटर्न आ गई तो अगले साल रिटर्न नहीं आई। तो ये चलता रहता है यार। अब समझना क्या है, हमें ये समझना है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में बाजार नीचे जाए,
बट अगर मैं आपको बोलूं, यहां पर कुछ दिखाऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगले 10 साल में आपको 80,000 के भाव पे दिखेगी, तो आपको लगेगा कैसी बातें कर रहे हो। देखो, हम बोल रहे हैं बाजार लगभग साल की 12% के आसपास की CAGR रिटर्न्स आपको देता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, ये देखिए, अगर आज निफ्टी लगभग 24,000 है, मैं इसे अगर एग्जैक्ट कर दूँ 23,500, तो आपको दिखेगा 23,500 से अगर निफ्टी आपको 80,000 रुपये पे जाती हुई दिखती है 10 सालों में, तो ये 13% का CAGR ग्रोथ होता है। अगर आपको लगता है 80,000 बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं 70,000 लिख दूँ तो ये सिर्फ 11.5% की रिटर्न होती है। इसका मतलब है 23,000 की निफ्टी, 23,500 की निफ्टी 70-80 हज़ार के लेवल पर आपको अगले 10 साल में दिख सकती है। आपको लग रहा है यार इतना ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है बढ़े। ये देखो चाइना की मार्केट, इसने कोई खास ग्रोथ थोड़ी दी। देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो एसेट्स हैं उनके प्राइजेस ना बढ़ें। एसेट्स में रियल एस्टेट भी आता है और एसेट्स में स्टॉक मार्केट भी आता है। तो स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही है। अगर आप जापान जैसी जगहों की बात करते हो तो वहाँ पर इन्फ्लेशन उतना है ही नहीं जितना हम इंडिया के हिसाब से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट्स को बढ़ना लाजमी है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इम्पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ऊपर ही जाते हैं। और जब आप निफ्टी 50 की बात कर रहे हो, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, तो इन्हें ऊपर जाना है। कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी तो हट जाएगी। सो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करते हो, अगर हम अगेन 23,500 का एग्जाम्पल ले लें और मैं बोलूं कि अगले 20 साल में क्या हो सकता है, तो 20 साल में अगर मैं यहाँ पर 2.5 लाख भी लिख देता हूँ कि 23,500 की निफ्टी 2.5 लाख आपको दिखेगी, तो भी ये बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 12.5% की ग्रोथ से होगा। अब हम हर बार बोलते हैं कि SIP में अगर आपको 12.5% की ग्रोथ मिली, 12% की ग्रोथ मिली, तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। ये भी तो हम इसी कैलकुलेशन पे बोलते हैं। अगर उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही जाओगे तो आपको निफ्टी कल को 2.5 लाख के लेवल पर भी दिख सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन आदमी इन्वेस्टेड रहेगा और कौन आदमी इतना जिगरा रखेगा कि गिरती हुई मार्केट में भी वो डरे ना और इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखे। कई सारे लोग अपनी SIPs बंद करा लेते हैं, SIP लोग बंद करा लेते हैं, बट पॉइंट यहां पर ये है, ये लोग कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करते मार्केट से। गिरती हुई मार्केट एक अपॉर्चुनिटी होती है और मुझे लगता है कि गिरती हुई मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गिरती हुई मार्केट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। येस और नो आप लिख सकते हो। अब दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है या बड़ा पैसा है। मान लेते हैं आपके पास 50 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है या 50 लाख से ऊपर के आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं। तो अगर आपके पास बजट 50 लाख से ऊपर का है तो आपका डरना लाजमी है कि आपने कई सारे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। आपको नहीं पता कि भाई मुझे इन्हें बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या और खरीदना चाहिए। या अगर आपके पास अभी 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कैसे करो। इसके लिए आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, तो आप PMS के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए ऑप्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए SMC ग्लोबल, ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड कंपनी है, ये प्रोफेशनल है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए तो आप SMC ग्लोबल के साथ टाई अप कर सकते हो एंड दे विल गाइड यू कि आपको किस तरीके से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कैसे आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, कैसे आप निफ्टी को बीट कर सकते हो। तो अगर आप PMS सर्विसेज के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, और जैसे मैंने बोला कंडीशन है कि अगर आपके पास 50 लाख से ऊपर का बजट है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको SMC ग्लोबल का एक लिंक मिल जाएगा जहां पर जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हो एंड जो प्रोफेशनल टीम है वो आपको रीच आउट करेगी आपकी सुटेबल टाइम और डेट के अकॉर्डिंग एंड दे कैन गाइड यू प्रोफेशनली कि आप किस तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो इवन गिरते हुए मार्केट में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, बट कंडीशन है कि आपके पास 50 लाख से ऊपर का फंड होना चाहिए। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल ना डरे, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि निफ्टी 2.5 लाख जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। 20 साल के अंदर आपको निफ्टी 2.5 लाख भी दिख सकता है। बस गिरती हुई मार्केट्स में हमें डरना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपको रीजन समझ आ गए, FIIs क्यों सेल कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में सेल कर रहे हैं। एंड देखो, सेल नहीं करेंगे तो आप पैसे कब डालोगे यार। अगर मार्केट बढ़ती रहेगी तो आप कब इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है सो आपके लिए गिरती हुई मार्केट अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपसे पूछा कि आपको अपॉर्चुनिटी लगती है, कमेंट में येस और नो और अपने रीजन के साथ जरूर लिखेगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।